तो हमने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम डील कर रहे थे, तो आज हम जो हमारा पीपीटी वाला रिवीजन का था, आज ही पीपीटी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग रिवीजन करना चाहें तो आप रिवीजन कर सकते हैं। आज हम जो डील करेंगे वो हम डील करेंगे, यहाँ तक कोई आपको डाउट है? अनसाउंड माइंड तक हमने पढ़ा था सेक्शन 12 में, कुछ इसमें डाउट हो? अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, कब अनसाउंड माइंड पर्सन नो सर। कॉन्टेक्ट, ये क्लियर है? सर एक क्वेश्चन था। हाँ विशाखा बोलिए। सर ये था कि जैसे आपने एक बार बोला था कि अगर जैसे कोई पर्सन है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट, पहले वो साउंड माइंड पर्सन है, अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अनसाउंड हो जाता है, तो और फिर वो कम्प्लीटली अनसाउंड हो जाता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है फिर? जब कंप्लीटली अनसाउंड, आप विशाखा इतना डिटेल में मत जाओ, आप सिंपल से एक चीज ध्यान रखो कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं, मैं उससे पहले अनसाउंड था साउंड था कोई मतलब नहीं है। एट दैट मोमेंट जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं, तब मेरा साउंड माइंड होना जरूरी। अब वो मेरा साउंड माइंड पार्शियली, अब वो मेरा साउंड माइंड इंटरवल्स के अंदर मैं सही हो रहा हूँ, या मैं जनरली साउंड माइंड का रहता हूँ लेकिन उस टाइम पे मैं अनसाउंड माइंड का हूँ, तो उस टाइम पे चेक किया जाता है कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूँ तब मैं साउंड माइंड का हूँ या मैं नहीं। अगर उस वक्त मैं अनसाउंड माइंड का हूँ, जैसे नॉर्मली मैं सही रहता हूँ लेकिन ए है, जैसे ए नॉर्मली सही रहता है लेकिन ए मेडिकेशन के ऊपर है, तो मेडिकेशन होने की वजह से वो जब दवाई लेता है तो उसके 2 या 3 घंटे तक वो उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, वो अनकॉन्शियस रहता है। अब उस टाइम पे जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो मैं कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हूं, क्योंकि इसके अंदर हमें किस शब्द पे ध्यान देना है, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, वो थर्ड क्लॉज है। आप एक थर्ड क्लॉज को देखें, यहाँ पे क्या लिखा है? A person is capable to enter into a contract when he can form a rational judgment as to the effect। जिस टाइम पे मैं एंटर हो रहा हूं ना, उस टाइम पे मेरी अनसाउंडनेस चेक की जाती है। मैं अगर वैसे अनसाउंड माइंड का हूं, ठीक है, नॉर्मली मैं सही मैं साउंड माइंड का था लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और अब मैं अनसाउंड माइंड का हो गया, या मैं मुझे एपिलेप्सी के अटैक्स आने लग गया, कोई भी रीजन जो है, जैसे मैं अनसाउंड माइंड का हो गया, अब उस सिचुएशन में मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं अनसाउंड माइंड का हूं। पहले मैं साउंड माइंड था या अनसाउंड माइंड का था, डजेंट मैटर। जिस वक्त मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं उस वक्त मेरा साउंड माइंड का होना जरूरी है। अब क्लियर हुआ विशाखा? यस सर। उस वक्त आप चेक करो, एट दैट मोमेंट जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूँ तब मेरा साउंड माइंड का होना जरूरी है। उसके अलावा मैं अगर 10 मिनट भी साउंड माइंड में हूँ, लेकिन अब सिचुएशन, आपके एक क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकल सकता है कि सर जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए तब तो हम साउंड माइंड के थे, लेकिन जैसे ही सिग्नेचर मैंने किया उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं टोटली, मेरा ब्रेन मैं एक तरीके से बिल्कुल ही मैं पागल हो गया, मेरा ब्रेन पे इफेक्ट आ गया और मैं अब सही नहीं हो सकता। अब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? क्योंकि एज पर सेक्शन 10 या सेक्शन 11 में बोलूं, मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ तब मैं कॉम्पिटेंट था, लेकिन अब जब परफॉर्मेंस उसकी ऐसी हो गई, जब उसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई, तो उस सिचुएशन में आता है सेक्शन 56। सेक्शन 56 आता है, अभी हम उसको पढ़ेंगे, वो आपके फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो कंसेप्ट आता है। तो सेक्शन 56 के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए तब तो सही था, लेकिन लेटर ऑन कुछ ऐसा हो गया कि अब वो सही नहीं हो सकता, तो मतलब उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया था, वैसे ही मेरी अनसाउंडनेस का भी एग्जांपल हो जाएगा कि मैं बाद में जाके अनसाउंड हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट कंपनसेशन अवार्ड करती है, उसमें कंपनसेशन मिल जाता है। ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा क्या? सेक्शन 6 नहीं, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में सेक्शन 6, ध्यान रखना शिवांकर, सेक्शन 6 आता है जब सूट फाइल करना होता है। यहाँ पर तो मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल हो रहा है, जब मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल हो रहा है तब सेक्शन 6 नहीं आएगा। सेक्शन 6 आता है जब मुझे सूट फाइल करना है। आप ध्यान रखना, सेक्शन 6 के अंदर आता है जब राइट टू सूट अराइज होता है, ध्यान रखना, राइट टू फाइल सूट है सेक्शन 6 के अंदर लिमिटेशन में, वो कंसेप्ट वहां तो मैं जब सूट फाइल करना होता है तो, और वो तो लिमिटेशन पीरियड स्टॉप हुआ है ना उसका, वो तो लिमिटेशन का रूल है, यहाँ पे लिमिटेशन के रूल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो हम जस्ट ये देख रहे हैं कि अगर मैं पहले साउंड माइंड का था लेकिन अब कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं अनसाउंड माइंड का हो गया, ऐसे केस में कोर्ट ये बोलती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो वो बन गया,
कॉन्ट्रैक्ट तो वो था क्योंकि मैं उस वक्त साउंड माइंड का था। अगर मैं अनसाउंड माइंड का था तब तो वॉइड एग्रीमेंट की सिचुएशन पे आ जाएगा, तब तो वो सेक्शन 11 से हिट हो जाएगा। लेकिन अब एग्रीमेंट वो बन गया, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, क्योंकि जब मैं एक तरीके से एक मेरा दिमाग ही नॉर्मल नहीं रहा, मुझे अटैक्स आने लग गए, मैं साउंड माइंड का नहीं रहा, तब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप मुझे कैसे कंपेल कर सकते हो परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे केस में कोर्ट ये कहती है कि या तो आपके रिलेटिव्स उसको कर दें। जैसे एग्जाम्पल ये था कि मैंने ए ने बी को ये बात बोली, अब आपके क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और निकल गए तो वो भी क्लियर मैं कर देता हूँ। ए ने बी को ये बोला कि मुझे मेरे मकान का रेनोवेशन कराना है। बी ने बोला कि ठीक है मैं आपका रेनोवेशन कर दूंगा। बी एक बहुत बड़ा बिल्डर था। जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, रेनोवेशन का काम हो गया। जब रेनोवेशन का काम 10 दिन बराबर चला, 11वें दिन बिल्डर का एक्सीडेंट हो गया और बिल्डर फॉर एग्जाम्पल कॉमा में चला गया। ठीक, कॉमा में चला गया या वो पागल हो गया, ठीक है, कुछ भी रीजन हो गया, उसका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। अब सिचुएशन क्या हुई कि अब एक तरीके से प्रॉपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला बन गया कि अब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस तो करी नहीं जा सकती। तो कोर्ट ऐसे केस में 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हम जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो अब आपने, ठीक है, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वो सारी चीजें हो गई, लेकिन बिल्डर ए से पैसा ले चुका था। अब बिल्डर तो परफॉर्म कर नहीं सकता, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ये कहती है बिल्डर की फैमिली को या कोर्ट जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिल्डर के, कि आप या तो इसको पैसा वापस कर दो जो पैसा लगा है, और या पैसा अगर वापस आप नहीं करते तो आप इसका मकान बना के दो। क्योंकि आप अकेले, बोले बिल्डर तो काम करने नहीं वाला था, काम तो मजदूरों को करना था, और आपका एक एक तरीके से जॉइंट बिजनेस है। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो। वो हम डिटेल में सेक्शन 36, 37 में देखेंगे। 37, 38 वाली ये बात है कि जब आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर बर्डन आ जाता है कि आप उसको फुलफिल करो। लेकिन जनरल प्रिंसिपल क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका साउंडनेस को चेक किया जा रहा है जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो। उसके दिन भर में क्या हूं कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं एंटर हो रहा हूं तब मेरा साउंड माइंड का होना जरूरी है। अब क्लियर हो गया विशाखा? यस सर। सर एक क्वेश्चन और है कि सर जो लिमिटेशन एक्ट है वो क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे आता है क्या, अप्लाई होता है क्या? क्यों नहीं होता है, अप्लाई होता है ना। लिमिटेशन एक्ट, सिविल ओके क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई ओके सर। होता है। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड करता है। अगर आप ज्यादा चाहते हो तो मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 38 है लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन, जो कि परमानेंट इंजंक्शन की बात करता है। अब परमानेंट इंजंक्शन के लिए जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, वो आपका 35, 36, 135, 135 या 136 में वो बात लिखी हुई है परमानेंट। तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लिमिटेशन एक्ट में ये तक लिखा हुआ है, आप अगर पूछ रहे हो तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ऑल्दो अभी वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर ये तक लिखा हुआ है कि अगर और किसी एक्ट के अंदर लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब है तो भी लिमिटेशन एक्ट उसके ऊपर अप्लाई होगा। ये ध्यान रखना आप। ये शायद सेक्शन 29 के अंदर, 28, 29 के अंदर ये बात लिखी हुई है अप्रोक्सीमेटली लिमिटेशन एक्ट में, जहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर स्पेशल और लोकल लॉ के अंदर भी टाइम पीरियड है तो भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो। वो भी हम लिमिटेशन एक्ट के टाइम में देखें। और कोई आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाउट है तो बताइए मुझे। सारी चीजें क्लियर हो गई थी? माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में क्या सिचुएशन होती है, अनसाउंड माइंड के बारे में हमने पढ़ लिया। तो चलिए आज हम थोड़ा सा पर्सन ऑफ अनसाउंड के बारे में, माइंड बारे थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। 2 छोटी छोटी स्लाइड्स हैं, उनको हम और कंप्लीट करते हैं। देखिए, अनसाउंड माइंड के अंदर मैंने आपको बताया कि अभी जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं तब मेरा साउंड माइंड का होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल आता है ड्रंकन पर्सन। आज अगर ए ने अल्कोहल ले रखा है और बी उसके पास, या अल्कोहल ले रखा है या कोई भी ड्रग ले रखा है, या जैसे नॉर्मल कई मेडिसिन भी होती हैं जो हल्का सा आदमी को सेडेशन में रखती है, अगर मैंने कोई मेडिसिन या कोई अल्कोहल ए ने ले रखा है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की जब इश्यू अराइज होता है, तब हमारे सामने क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ड्रंकन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता।
फिर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि ड्रंकन पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है थर्ड पॉइंट, a person is capable to enter into a contract when he can form a rational judgment as to the effect on the rights if he entered into a contract. आज अगर मैं ड्रग्स, मैं कोई दवाई मैंने ले रखी है या मैंने अल्कोहल ले रखा है, लेकिन मैं अल्कोहल लेने के बाद भी इस सिचुएशन के अंदर हूं कि मुझे पता है कि मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर रहा हूं उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हों। आज अगर मुझे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता है और क्या मेरी राइट्स एंड ड्यूटी होंगी, तो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता हूं इन स्पाइट ऑफ मैं ड्रंकन हूं। लेकिन अगर ड्रंक होने के बाद या मेडिसिन लेने के बाद या कुछ भी रीजन से मैं इतना ब्रेन मेरा नॉर्मल सेंस में काम नहीं कर रहा और मुझे नहीं पता है कि मैं किस कागज के ऊपर साइन कर रहा हूं और इस कागज पे साइन करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उस केस के अंदर आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर सेक्शन 11 टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 11 के अंदर अनसाउंड माइंड के डिटेल में, और कौन कौन अनसाउंड माइंड। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है इनसेन पर्सन। इनसेन पर्सन मैंने आपको पता है, जब मुझे इनसेन बोल दो या जहां मैं सेन माइंड मेरा नहीं है, जहां मेरा नॉर्मल माइंड नहीं है, इनसेन बोल दो, या कई जगहों पे इसको इंसैनिटी को ये भी आता है कि कोई मेरे जैसे कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है और मेरा माइंड नॉर्मली काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरा माइंड नॉर्मल सेंस में काम नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो इन सारे केसेस के अंदर में नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन हूँ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के। इसके बाद थर्ड आता है इडियट। देखिए, इडियट शब्द का मतलब हमारे लीगल लैंग्वेज के अंदर ये है जो कि बाय बर्थ ही मेंटली अनस्टेबल है। ज्यादातर मैं अगर मेडिकल टर्म्स में बात करूं तो शायद इस व्यक्ति जो होता है, इस व्यक्ति का 3 से 5 साल के बच्चे का ही दिमाग इसमें होता है। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कहीं मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि जो इडियट होता है, इडियट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका मेंटल जो है, मतलब उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो 3 से 5 साल के बच्चे तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, और इसको आप बोल दो मेंटली अनस्टेबल है, तो वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है लुनेटिक। लुनेटिक का मतलब जैसे मैं आपको बताया था एपिलेप्सी, जिसको हम अगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि इसको मिर्गी के अटैक्स आते हैं, इसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं। तो अब क्या है, देखिए, मुझे दिन ए को 24 घंटे में से 18 घंटे वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, लेकिन उसको रात को 10 से 12 के बीच में उस ए को एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं। अब वो उस रात 10 से 12 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, बाकी जब वो नॉर्मल है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। हमने क्या पढ़ा था, अगर इंटरवल्स के अंदर मैं साउंड माइंड का होता हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता हूं, लेकिन अगर इंटरवल्स के अंदर मैं अनसाउंड माइंड में आ जाता हूं तो मैं एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उस इंटरवल में, उस टाइम पीरियड में मेरा नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा, ये ज्यादातर वैसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है, आजकल तो ये चीजें सर नहीं है। हाँ शुभांकर बोलो। सर तो ये जो मिर्गी का जो है एपिलेप्सी, ल्यूनेटिक वाला, हाँ एपिलेप्सी, हाँ एपिलेप्सी हाँ है। हाँ, यस सर। एपिलेप्सी। तो इसमें हाँ, सर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, कि कौन ये प्रूफ करेगा कि उस टाइम मैं था या नहीं था? ये जो चीज होगी, आपकी स्टेट ऑफ माइंड का जो इश्यू आता है, ये हमेशा किसके ऊपर जाएगा? ये हमेशा उसके ऊपर जाएगा जो कि एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर था, सेक्शन 111 एविडेंस एक्ट, उसके अंदर। क्योंकि इसको तो आप प्रूव करने की बात कर ही नहीं सकते, ये तो खुद ही जब अनकॉन्शियस माइंड में था, तो ये तो कैसे खुद प्रूव कर देगा। ऑल्दो अगर हम इसको और डिटेल में जाए, लेकिन जनरली जो ये प्रिंसिपल प्रूव होगा वो 111 के अंदर आएगा। एविडेंस एक्ट का जो 111 है, जो हमने अनसाउंड माइंड वाले केस में पढ़ा था, कि एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर जो व्यक्ति होता है वही उस बात को प्रूव करता है। ठीक है, या जनरली शायद मेरे हिसाब से उसी में जाएगा ये कंसेप्ट, 111 के अंदर ही ये जाएगा कि अनसाउंड माइंड का मैं था उस टाइम पे, तो वो प्रूफ। लेकिन ये क्या करेगा, इसमें अपोजिट पार्टी ये प्रूव करेगा कि ये आदमी साउंड माइंड का था। अपोजिट पार्टी क्या बोलेगा कि ये आदमी साउंड माइंड का था। साउंड माइंड की ये बात है, मैं एक बार और इसको चेक कर लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से 111 की ही ये बात है। मैं स्टिल एक बार और इसको कंफर्म कर लूंगा कि 111 में चीज आएगी नहीं आएगी, लेकिन जनरली, लेकिन जो अपोजिट पार्टी होगी वो इस बात को प्रूव करेगी कि ये
जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ तब ये सेन माइंड का था, क्योंकि अपोजिट पार्टी खुद थोड़ी ना कहेगी कि जब ये एंटर हुआ तो अनसाउंड माइंड का था। तो सीधा क्वेश्चन उठेगा कि जब ये अनसाउंड माइंड का था फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही क्यों हुए? ये तो उसके अगेंस्ट में चला जाएगा। तो क्या होगा, वो ये बोलेगा कि नहीं सर ये साउंड माइंड का था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, हमारी बातें हो रही थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप सीसीटीवी फुटेज देख लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल था, और इसने नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ही इस कागज के ऊपर साइन किया, इसको कोई अटैक्स नहीं आए थे, हमारी बातें रिकॉर्डेड है, आप चाहें तो वो सुन सकते हैं। तो वो उस चीज को ये प्रूव करे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये जो कंसेप्ट है हिप्नोटाइज पर्सन वाला, हिप्नोटाइज पर्सन में क्या होता है, आजकल तो ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अगर ये कंसेप्ट आ जाता है हिप्नोटाइज करके मुझसे सिग्नेचर कराए गए हैं, तो इस केस में भी उसको, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, मैं रैशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर पा रहा हूँ कि मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूँ उसमें एंटर होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो वो चीज हिप्नोटाइज पर्सन भी कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं माना जाता। अब ये लास्ट में आता है ओल्ड एज। अब ये ओल्ड एज क्या में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो या एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इसलिए कि आज जैसे मैं, कोई आदमी है वो 95 ईयर्स का है, ठीक है, आप उसको ओल्ड एज में कंसिडर कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उस आदमी की रोज की अगर एक्टिविटी देखें, तो वो आदमी 20 किलोमीटर भाग कर आता है, मतलब रनिंग करता है, उसकी अच्छी डाइट है, वो अकेला एक बहुत बड़ा बिजनेस को संभालता है। अब ऐसे केस में वो ओल्ड एज वाला व्यक्ति है, वो टोटल साउंड माइंड, क्योंकि वो इतने सारे काम कर रहा है, तो आप उसको कैसे अनसाउंड माइंड के कंसिडर कर रहे हो? लेकिन अगर वही एक 70 साल का व्यक्ति है जो कि बेड रिडन है, जो अपना डे टू डे का वर्क खुद नहीं कर पा रहा है, जो कि बिल्कुल, अब उसको किसको क्या बोलना है उसको ये तक नहीं पता है, तो वहां पर ओल्ड एज एक तरीके से अनसाउंड माइंड के केस में आ जाएगी। लेकिन आपकी ओल्ड एज में ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है कि क्या आप कंपिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, इन स्पाइट ऑफ कि आप ओल्ड एज के अंदर आते हैं। तो ये हम ट्रांजेक्शन्स के अंदर देखते हैं। अगर आप उसकी डे टू डे वर्किंग ऐसी है कि ये शो होता है कि वो कॉम्पिटेंट ब्रेन है उसका, और वो पता है उसको कि वो क्या ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। लेकिन अगर वो बेड रिडन का ऐसे एग्जांपल दिया, या वो अपनी डे टू डे वर्क नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं कहलाता। बताइए, ये सारा कंसेप्ट क्लियर है? बताइए, इसमें कोई डाउट? यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़े से मैंने 2 एग्जांपल्स और लिखे, हम इनको फटाफट एक बार देख लेते हैं। अ पेशेंट इन अ लुनेटिक असाइलम, देखिए असाइलम मतलब एक तरीके से पागल खाने को कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर कोई रह जाता है। तो अगर एक पेशेंट है जो कि एक पागल खाने के अंदर है, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल। अब मैं चाहे पागल खाने के ए है, वो पागल खाने के अंदर रहता है, लेकिन वो उस इंटरवल्स में थोड़े थोड़े समय में वो नॉर्मल माइंड का भी होता है। तो जब वो नॉर्मल माइंड का होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, जो हमने भी डिस्कस करी है। अब आ रहा है अ सेन मैन, नॉर्मल आदमी है, who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the term of a contract or form a rational judgment as to its effect on his interest cannot contract while इन ड्रंकनेस क्लास। वो मैंने आपको बताया कि जब अगर इतना अल्कोहल ले रखा है या इतनी कोई मेडिकेशंस ले रखी हैं जिसके अंदर मेरा ब्रेन बिल्कुल सेन है ही नहीं, मैं नींद की दवा मैंने ले रखी है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब मैं रैशनल जजमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने पे मेरे राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे अफेक्ट होंगी, तो मैं कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हूँ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के। देखिए यहाँ तक आपकी जनरल नॉलेज के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन मैं इसके साथ आपको एक कंसेप्ट और पढ़ाना चाहता हूं, जो कि कई बार आपसे कंपटीशन में या कहीं ना कहीं आपसे प्री के अंदर ये सवाल पूछे जा सकते हैं जुडिशियल सर्विसेज की, या मेरा मानना है कि आपको ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। वो कंसेप्ट है, अभी हम इनको और डिटेल में देखते हैं, एक और कंसेप्ट आएगा। सबसे पहले हमारे सामने कंसेप्ट आता है एलियन एनिमी का। अब ये एलियन एनिमी कौन होता है, ये हमें जानना जरूरी है। एक्चुअली एलियन एनिमी वो व्यक्ति होता है जो ऐसी कंट्री के अंदर डिसाइड कर रहा है जिसका इंडिया वॉर में है उसके साथ, मतलब इंडिया उसके साथ वॉर की कंडीशन। जैसे देखिए, ए एक व्यक्ति है और ए इंडिया में रहता है, और बी जो है वो फॉर एग्जांपल भूटान में रहता है, नेपाल में रहता है, श्रीलंका में, कहीं पे भी रहता है, फॉरेन कंट्री में रहता है। अब क्या होता है कि बी हमारा कंट्री का कोई दुश्मन नहीं है, बी एक जनरल अपनी कंट्री का रेजिडेंट है, ए इंडिया का रेजिडेंट है, लेकिन बी एक ऐसी कंट्री का सिटीजन है
जो इंडिया के साथ वॉर में चल रही है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम उस कंट्री के साथ जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रखे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट पार्ट पे हो या नेशनल पार्ट पे हो, दोनों ही तरीके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एनफोर्सिएबल नहीं रहते, वो एनफोर्सिएबल नहीं रहते हैं। और जब वो एनफोर्सिएबल नहीं रहते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं वॉइड। लेकिन अब सिचुएशन क्या आती है, देखिए सिचुएशन ये है कि ए ने बी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ तब दोनों कंट्रीज के पीसफुल रिलेशन, ठीक है। और जब एंटर होने के बाद जो ये कॉन्ट्रैक्ट था वो फॉर एग्जांपल 5 सालों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना, 3 साल अच्छा चला, चौथे साल में कंट्री ने इंडिया ने उस कंट्री के साथ वॉर में आ गई। अब क्या होता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ए सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट में, तो कोर्ट के लिए वो एनफोर्सेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसको कंपेल नहीं कर सकते परफॉर्मेंस करने के लिए। अगर 5 साल से पहले ही वॉर पे है तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन है ही नहीं, तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए उसके बाद वॉर हो गया, उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे पेरिशेबल गुड्स का, सब्जियों का, फॉर एग्जांपल इसका कॉन्ट्रैक्ट था। अब ऐसे में अब मेरे पास जैसे मुझे एक्सपोर्ट करना था, ठीक है, तो मेरे पास एक गोडाउन भर के फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स थी, और वॉर जो चल रहा है वो पिछले 6 महीने से चल रहा है, और उम्मीद है कि 6 महीने और आगे चलेगा। अब ऐसे केस में वो सब्जियां 6 महीने में खराब हो जाएंगी। अब मैं उन कॉन्ट्रैक्ट को मैं उन सब्जियों को आगे भेज नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऐसे केस में या तो इम्पॉसिबल हो जाती है, तो वो वॉइड बन जाएगा, और या जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट, जब तक वॉर खत्म नहीं होता है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस सस्पेंड होगी। दो ही सिचुएशन होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस होना है, अगर वो किसी ऐसे गुड्स का है, अगर वो किसी ऐसी चीज का है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, रोक इन द सेंस कि अगर हम उसकी वेट करते हैं, उसको वॉर के एंड होने की वेट करते हैं, तब तक वो खराब हो जाएगा, पेरिशेबल नेचर का है। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो प्लास्टिक का है, या वो कुछ टॉयज का है, या कुछ भी लकड़ी का है, जैसे जो 1 साल भी पड़ी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉ ये कहता है कि जब तक वॉर खत्म नहीं होता है तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस सस्पेंडेड रहेगी। जैसे ही वो वॉर एंड हो गया, अब आप उसको डायरेक्ट अपना माल सप्लाई कर सकते हो, और अगर वो माल नहीं लेता है, या आप माल उससे मंगवा सकते हो, और अगर वो माल नहीं बेचता है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट प्रॉपर्ली फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वॉर चल रहा है तो वो तो आएंगे ये दो केसेस, ठीक है, कि या तो परफॉर्मेंस हो सकती है, नहीं हो सकती है तो इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस हो सकती है लेकिन अभी वॉर चल रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस अब सस्पेंड कर देंगे। लेकिन अगर वॉर पहले हो गया और उसके बाद आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हो, तो सेक्शन 11 सब क्लॉज 3 आपको वैसे ही बार कर देगा कि दैट पर्सन who is living in a country which is at war with India is not a competent person to enter into a contract. ये एलियन एनिमी वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? बताइए, कुछ भी डाउट है तो। यस सर। ठीक है, कोई नहीं, क्लियर है सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है, देखिए कन्विक्ट और इंसॉल्वेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। कन्विक्ट और इंसॉल्वेंट हमने यही पढ़ा कि जब तक इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है तब तक ये एंटर हो सकते हैं, जब इनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो जाती है उस केस में इनका ये कॉम्पिटेंट नहीं रहते हैं। वही क्वेश्चन फिर आ जाता है कि अगर एंटर हुए तब तो ये अंडर ट्रायल थे, लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम पे इनमें कन्विक्शन हो गया, तो फिर आ जाएगा सेक्शन 56, इनसे कंपनसेशन की बात कर ली, ठीक है। वो हम 56 के टाइम में आगे पढ़ लेंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं। अब आता है कि बार्ड बाय लॉ में कन्विक्ट हो गए, अलाइन एनिमी हो गए, इनके बाद आते हैं फॉरेन सॉवरेन और डिप्लोमेट्स। देखिए मैं आपको अगर थोड़ा सा इवन माइथोलॉजिकल टाइम पीरियड में लेकर जाऊं, तो हमारे यहाँ पर ये चीज थी कि जो राजदूत होता है उसको कभी भी सजा नहीं दी जाती, या जो राजदूत होता है उसको कभी भी हम बंदी नहीं बनाते। ये हमारे यहाँ माइथोलॉजिकल टाइम पीरियड से, आप अगर कोई पुराना आप स्क्रिप्चर्स को देखेंगे तो वहां पे भी ये कंसेप्ट है कि हम कभी भी राजदूत को हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और हम उसके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करते। अब यही कंसेप्ट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर,
कि हम फॉरेन सॉवरेन और डिप्लोमेट्स को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मानते। रीजन क्या है कि अगर आप, क्योंकि हमारा, मैंने आपको क्या बताया था, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, एंटर होना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, हम इसको चेक करते हैं। अब उसकी एनफोर्सिबिलिटी चेक करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अगर हमने फॉरेन सॉवरेन्स और अगर इनके रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद सीपीसी का 85 जो है, आप देखिएगा सेक्शन 85 जो है सीपीसी के अंदर, वो ये बात बोलता है, सेक्शन 85 जो सीपीसी का है वो ये बोलता है कि अगर मुझे फॉरेन सॉवरेन्स मतलब फॉरेन कंट्री के रूलर्स हैं या डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है, तो पहले मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, इसलिए हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अवॉइड ही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट इनका वो कंसेंट लेके हमें करना पड़ेगा तो उसका फिर हम उनको सू कर पाते हैं, लेकिन जनरली हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, ये जनरल है, इसलिए इनको बाढ़, क्योंकि उसके बाद फिर हमें अगर सूट फाइल करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ती है, और तो उस जब तक वो कंसेंट नहीं मिलेगी तब तक उनके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। अब वो कंसेंट लेने का जो है, आप जिन्होंने सीपीसी पढ़ ली है उनके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़ी है वो लिख सकते हैं कि सेक्शन 85 जो सीपीसी का है वो डील करता है कंसेंट लेना, जो कंसेंट बोल दो या सैंक्शन बोल दो सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर मुझे फॉरेन एम्बेसडर्स को सूट फाइल करना है उनके अगेंस्ट। ठीक है, 86 है। 86 है क्या? अच्छा सॉरी, 86 के अंदर एक कंसेप्ट है, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है बार्ड बाय। देखिए ये जो कंसेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैम। हमने जो जिनको अभी बाहर करना था वो तो हमने कर दिया, एक और व्यक्ति है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने से बाहर होते हैं, वो कहलाते हैं पर्दा नशीन वुमेन। देखिए एक्चुअली पर्दा नशीन वुमेन जैसे हम सुनते हैं तो कुछ लोग इसको डायरेक्टली मुस्लिम वुमेन के साथ रिलेट कर लेते, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। पर्दा नशीन वुमेन का जो कंसेप्ट है उसका मतलब ये है कि ऐसी वुमेन जिसको, जो दुनिया से कटकर अपनी जिंदगी जी रही है, कटकर जिंदगी जी रही है, इसका सेंस मतलब ये है कि उसकी लाइफ बस घर की चार दीवारों के अंदर ही सीमित है। बाहर आउटर वर्ल्ड में कैसे लोग हैं, कैसे उनकी थिंकिंग है, उसका बारे में उसको कुछ नहीं मालूम है। और वो लेडी हमेशा अपने घर के लोगों में ही रहती है, बाहर कभी घर से वो निकलती नहीं है। वो घर से बाहर उसी दिन निकलती है जब उसकी शादी किसी भी व्यक्ति से होती है, और जब भी वो शादी भी अगर होती है तो वो सीधा दूसरे उधर घर जाके चली जाती है और वहां से भी बाहर नहीं निकलती है। और ऑलवेज शी इज अंडर अ, आप यहाँ पे वर्ड बुर्का बोल दो, लेकिन बुरके से बेटर यहाँ पर है कि वो लेडी हमेशा पर्दे में रहती है या वेल में रहती है, वो जैसे जो घूंघट जिसे कहा जाता है, वो लेडी पर्दा नशीन वुमेन कहलाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पर्दा नशीन वुमेन का डायरेक्ट मतलब नहीं है कि आप उसको बुरका से रिलेट कर दो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी वुमेन जो पर्दे के अंदर रहती है, जो आउटर वर्ल्ड से जिसका एक्सेस नहीं होता है, वो कहलाती है पर्दानशीन वुमेन। अब एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पर्दानशीन वुमेन आर ऑफन कंफ्यूज्ड विद वुमेन हु वियर बुर्का, बता चुके हैं, बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन। पर्दानशीन वुमेन आर वुमेन हु हैव ऑलमोस्ट जीरो कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। पब्लिक में क्या हो रहा है उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। दे लिव इन देयर होम्स, दे गो फ्रॉम देयर फादर्स हाउस टू द हाउस दैट दे आर मैरिड इनटू। सीधा अपने अपने फादर के घर से सीधा वो अपने हस्बैंड के घर ही जाती है। However, they never interact, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, they never interact with the outside world। आम दुनिया में क्या हो रहा है आपको कुछ भी नहीं मालूम, आप केवल अपने घर की चार दीवारों के अंदर ही सीमित हैं। they only have relation with men and women in their house, जो घर के लोग हैं उन्हीं के साथ उनका रिलेशन होता है। that too from behind a पर्दा और a veil, वो भी तो कि उनको अगर आपने घर के लोगों से भी बात करनी तो भी वो पर्दे में रह के ही बात कर पाते। तो ये जो वुमेन होती है ये कहलाती है पर्दा नशीन वुमेन। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि पर्दा नशीन वुमेन को बाहर क्यों कर रखा है? लेडी है, कॉम्पिटेंट है, सब चीजों के बारे में वो घर के अंदर रह रही है, मेंटली साउंड है, मेजर है, फिर बाहर क्यों कर रखा उसको? उसका रीजन है सेकंड पॉइंट। अब आगे देखिए, जो वो जिंदगी जीती है वो कहलाई जाती है सेक्लूडेड लिविंग। सेक्लूड मतलब होता है बिल्कुल अकेले, अकेले रहना, कोई लिंक मत रखना। अब पर्दा नशीन वुमेन इज वन हु ऑब्जर्व्स कंप्लीट रिक्लूजन, मतलब अकेलापन,
बिकॉज ऑफ द कस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी टू विच शी बिलोंग्स। अब देखिए, आज अगर मैं आपको एक महीना आपके घर के अंदर ही आपको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और आपको बाहरी एक्सेस मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, और एक महीने बाद जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी सारी चीजें मार्केट में नई आ चुकी हैं, कितने, फॉर एग्जांपल, कितना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ चुका है एक महीने के अंदर ही। अब ये तो आप एक महीना घर के अंदर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के 20 साल घर के अंदर रहे हैं और आपको आउटर वर्ल्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, और अचानक से मैं आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट ले आता हूँ कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दें, तो चांसेस हैं कि आपको जब भारी वर्ड के बारे में नहीं पता और आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाओ, तो शायद ये चांसेस हैं कि आपको एंटर होने में उस कॉन्ट्रैक्ट की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, और ये राइट्स एंड ड्यूटी आज के टाइम पे आपको कितना अफेक्ट करेंगी, इसके बारे में आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपने बाहर वर्ल्ड तो देखा ही नहीं, आप तो अपने कमरे के अंदर ही सीमित रहे, अपने घर के अंदर ही सीमित रहे हैं। तो ऐसे केस में ये सब चीजों की, अब जैसे सिंपल था, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डीमोनेटाइजेशन का टाइम आया। डीमोनेटाइजेशन का आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति था जो कि गांव के अंदर था, ठीक है, उसको दुनिया कुछ एक तरीके से, वो एक लेडी बोल रहे हो, पर्दा नशीन वुमेन के अंदर ही रह रही थी, उसको कुछ पता नहीं था कि डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट आ चुका, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कोई उससे पास आता है और बोलता है कि मैं आपकी घर को परचेज करना चाहता हूँ और घर के लिए मैं आपको 1 करोड़ रुपया देने को रेडी। लेडी घर में अकेली रहती थी, उसके घर साथ कोई रहता नहीं था, तो उसने देखा मेरी मकान की वैसे प्राइस 50 लाख रुपए है, और ये शहर से आया हुआ व्यक्ति मुझे 1 करोड़ रुपया दे रहा है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। वो 1 करोड़ में डील एंटर कर दे, हो जाती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है। अब वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति होता है स्मार्ट, वो 1 करोड़ में 500-500 के पुराने नोट उसको देके चला जाता है। अब ये जो केस है, ये टोटल एक ऐसा केस है कि उस वुमेन को मालूम नहीं था वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, वो एक पर्दानशीन लेडी थी, और एक व्यक्ति ने उसका पर्दानशीन होना का होने की जो उसकी लाइफ, पर्दानशीन होना उसका था, उसको उसने मिसयूज कर लिया, और उसके साथ जो कि 500 के नए नोट उसको देने जाने थे, उसको 500-500 के पुराने नोट और 1000-1000 के नोट देके चला गया। इसलिए उस लेडी को हमें प्रिवेंट करने के लिए हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से ही बाहर कर दिया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा एंटर होना किसी दूसरे व्यक्ति को तुम्हारे अगेंस्ट में तुम्हारे राइट्स को यूज करने के, उसमें उसको राइट्स को मिसयूज करने का उसको अधिकार मिल जाएगा। इसलिए हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से ही रोक दिया। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? बताइए, पर्दा नशीन वाला कोई डाउट है? यस सर। नो सर। नो सर, नो डाउट। मैम आपको क्लियर है? मैम आपको क्लियर है? सर मैम हाँ नहीं है विशाखा। आज। रेणुका आपको क्लियर है? यस सर। सर एक अजीब सा डाउट है। पूछो विशाखा, पूछो क्या डाउट। सर अगर जैसे, तो सर मुस्लिम जो लेडीज होती हैं, तो सर उनकी तो शादी जैसे कॉन्ट्रैक्ट के वैसे ही होते हैं, तो सर वो मैरिज में आ सकती हैं? बड़ा तुमने बड़ा टिपिकल सवाल पूछ लिया। सवाल तो बहुत जबरदस्त है ये जो तुमने पूछा है। देखो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का है, ठीक है, वहां पर मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। और आपको मैंने क्या बताया था कि जहां पर स्पेशल लॉ और जनरल लॉ का कंसेप्ट होता है, वहां पर हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है। तो जहां पर मुस्लिम की मैरिज के रिगार्डिंग आ गया, वहां पर जनरल कंसेप्ट है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द जनरल लॉ एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट इज अ स्पेशल लॉ। तो वहां पर मुस्लिम मैरिज लॉ प्रिवेल कर जाएगा, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल करेगा। और यहाँ पर हमने उसको ट्रांजेक्शन में एंटर होने से रोका है, वहां तो उसकी शादी ही हो रही है, तो वो उसका उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली उसका सिंपल लाइन में आंसर ये है कि जनरल लॉ और स्पेशल लॉ की जब लड़ाई होती है, तो वहां पर अब वो मुस्लिम है, तो उसके ऊपर 110% मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। वही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हिंदू मैरिज के, उसमें तो हिंदू मैरिज में हिंदू मैरिज का लॉ अप्लाई होता, ना कि उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता। लेकिन अब वो शादी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करती है, इसलिए हम उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मुस्लिम मैरिज एक्ट ही अप्लाई होगा। और वहां पे जो एज है, शायद मुस्लिम में 15 ईयर्स एज है, तो वो 15 साल वाला जो एज है, वो एज को कंसिडर किया जाएगा और उसकी शादी में आ जाएगा। उसमें कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पर
पर्दा नशीन में हमें उस लेडी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है कि कहीं वो उसको बाहरी दुनिया का पता नहीं है तो उसको कहीं मिसयूज ना हो जाए। इस सेक्शन के पीछे ऑब्जेक्ट आप देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, हमें उसको समझना। और समझ में आया विशाखा? यस सर। ठीक है, चलो फटाफट हम इसका एक केस और देख लेते हैं। एक बार केस क्या था, अशोक कुमार एंड अनदर वर्सेस गांव सभा रतौली। एक इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर भी पर्दा नशीन वुमेन कॉन्ट्रैक्ट में क्यों ना एंटर हो उसके बारे में बताया गया था। बिकॉज ऑफ हर डिसेबिलिटीज एंड इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्दा नशीन वुमेन कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी, can be influenced easily by anybody. She can be persuaded to sign a contract that is not in her favor and harms her. Anybody can use her disability against their own benefit. ये जो केस है ये आपके पर्दा नशीन के कंसेप्ट को और क्लियर कर देगा कि इसलिए हमने पर्दा नशीन वुमेन को प्रिवेंट किया एक तरीके से, मतलब उसको हमने बार किया है। उसको बार करने के पीछे हमने उसके राइट्स का वायलेशन नहीं किया है, लेकिन हमने उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है कि तुम्हें नहीं मालूम है तो कहीं कोई तुम्हारी डिसेबिलिटी को मिसयूज ना कर जाए, इसलिए हमने उसको बार कर दिया। ठीक है, एक बार और कोई डाउट है तो बताइए यहां तक इसको में मुस्लिम को ये पर्दा नशीन वुमेन को लेके कुछ भी डाउट है, नई चीज समझ में आई हो बताइए। ये मैं आज स्लाइड्स आपको भेज दूंगा तो अपने आप नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। ठीक है, और जो कंसिडरेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको सेक्शन 25 के साथ ही स्टार्ट करूंगा। अब हम बेरेक्ट के ऊपर आएंगे क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया, हम बेरेक्ट आज स्टार्ट कर देंगे। कोई डाउट हो तो बताइए आप मुझे। चलिए, अब हम आज ये हमारा कंप्लीट हुआ और हम फटाफट बेरेक्ट स्टार्ट करें। अब आपके जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे वो जनरली सेक्शन 3 के ऊपर आ रहे थे। आज हम सबसे पहले सेक्शन 3 को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए वो तो मैं आपको सेक्शन में बताता जाऊंगा हमारा क्या क्या हो गया। ठीक है, सेक्शन 1 हमारा कंप्लीटेड है, हमें पता लग गया कि ये एक्ट आया कब था, एक्ट का नंबर क्या था, बताइए फटाफट एक्ट नंबर क्या था इसका। 9। 9। वेरी गुड, 9 ऑफ 1872, ये ध्यान रखना। और एक्ट नंबर 9 था और साथ ही ये आया भी था एक, कब आया था, 1 सितंबर को 1872। आया था और एक्ट नंबर 9 ही इसका है। ठीक है, डिटेल में हमने और पढ़ रखा है, डेफिनेशंस हमने सारी समझ ली है, डेफिनेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी डेफिनेशन हमें क्लियर है। कोई डेफिनेशन में डाउट है आपको, बताइए। नो सर। आप पढ़ और लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए आज हम डिटेल में समझते हैं कंसेप्ट जो कि है एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन और कम्युनिकेशन। ये 3 जो शब्द हैं आज हम इनको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 3 जो है वो चैप्टर 1 के अंदर आता है, जो बात करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल कहाँ है, प्रपोजल आपका जो 2A के अंदर प्रपोजल आपका डिफाइंड है। ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब ए बी को कम्युनिकेट कर रहा है अपना प्रपोजल, और या जब प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हो रही है, एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, ए ने बी को प्रपोजल दिया तो बी उसकी एक्सेप्टेंस देगा। एक शब्द आता है रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है कि जब मैंने जो प्रपोजल दिया मैंने उसको वापस ले लिया। तो प्रपोजल देना, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस और जो प्रपोजल दिया है उसको वापस लेना, ये जो सारी की चीजें, और साथ ही एक्सेप्टेंस को वापस लेना, ये हम कैसे कर सकते हैं, हम प्रपोजल कैसे दे सकते हैं, हम एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हैं, और हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को रिवोक कैसे कर सकते हैं, ये कंसेप्ट हम सेक्शन 3 के अंदर समझेंगे। आर डीम्ड, डीम्ड मतलब होंगे, वो कैसे होंगे, मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन। शब्द पे ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है कि आप किसी भी एक्ट या किसी भी ओमिशन के थ्रू, किसी भी एक्ट या ओमिशन के थ्रू आप अपना प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और या रिवोकेशन आप दे सकते हैं। एक्ट और ओमिशन, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, इसके आगे देखिए, बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ पार्टी प्रपोजिंग। वो देखिए यहाँ पर, चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको, ऑफ पार्टी प्रपोजिंग, जो पार्टी उसको प्रपोजल दे रही है या एक्सेप्ट कर रही है और या रिवोक कर रही है। अब यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, आपका एक्ट और ओमिशन जो है वो क्या शो करना चाहिए, वो शो करना चाहिए intends to communicate such proposal and acceptance or revocation of which the effect has been communicating to it। मैंने
आपने मुझे ऑफर दिया कि सर आप, ए ने बी को ऑफर दिया कि आप क्या 100 रुपए में इस पेन को खरीदोगे, तो मैंने आपको ना कह के मैंने एक्स को मैसेज कर दिया कि हाँ मैं ए का प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। या मैंने आपको बड़ा धीरे से बोला, बी ने ए को बोला हाँ मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, और ए तक वो आवाज पहुंची ही नहीं। और मेरी इंटेंशन जो मुझे कम्युनिकेट करने की थी, वो उस इंटेंशन से मैंने आपको नहीं बोला। मैंने मैसेज में एक किसी को लिख के भेज दिया कि हाँ मैं ए का प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, कि मैंने एक्ट तो किया, मैंने एक्सेप्टेंस का एक्ट तो किया, लेकिन उस एक्सेप्टेंस के एक्ट के साथ मेरी इंटेंशन आपको कम्युनिकेट करने की होनी चाहिए। एक्ट तो होगा ही होगा। एक्ट जैसे में, अब आपने ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी ने एक्ट करके एक्स को मैसेज कर दिया कि हाँ मैं ए का प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन क्वेश्चन फिर ये उठेगा कि आप उसका जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो, या आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो, या आप रिवोकेशन कर रहे हो, तीनों चीजें जो कर रहे हो, उसके अंदर आपकी इंटेंशन उस प्रपोजल को, उस एक्सेप्टेंस को या उस रिवोकेशन को कम्युनिकेट करने के ऊपर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कि मैं इस इंटेंशन से कर रहा हूं, मैं इस भाव से कर रहा हूं कि मैं सामने वाले व्यक्ति को वो बता सकूं। आज अगर हम किसी एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ बहुत ज्यादा गाने बज रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गाने बज रहे हैं, और आपने मुझसे चीख कर ये चीज कही कि सर, ये ए ने बी को जैसे चीख कर ये बात कही काफी लाउडली कि आप क्या कोई मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, 100 रुपए में पेन खरीदना चाहेंगे। अब बी ने क्या किया, बी ने बड़ा धीरे से बोला कि हाँ मैं आपके ऑफर को कबूल करता हूँ। तो अब बी कहेगा जी मैंने एक्ट कर तो दिया, और मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करी, या मैंने कम्युनिकेट करने के लिए किया, लेकिन वो कम्युनिकेट कैसे हो सकता है जब इतने शोर में आप इतना धीरे बोल रहे हो, तो सामने वाले को आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी। तो यहाँ पर सेक्शन 3 ये बोलता है कि आप या तो एक्ट से करो या आप ओमिशन से करो, लेकिन दोनों ही केसेस में आपकी इंटेंशन सामने वाले व्यक्ति को उस ऑफर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस या प्रपोजल या रिवोकेशन दिखाने की शो होनी चाहिए। सेक्शन 3 क्लियर हुआ आपका, बताइए। Yes, sir. कोई डाउट नहीं है, ये समझ लिया आपका बेस बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इनमें ना समझ में आए 10 बार पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करना। ध्यान रखना कि केवल एक्ट और ओमिशन डज नॉट मेक अ प्रपोजल और डज नॉट कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल, acceptance or revocation. Besides the act or omission, there should be an intention to communicate that proposal, acceptance and revocation. आपकी इंटेंशन टू कम्युनिकेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेंशन टू कम्युनिकेट नहीं है, केवल एक्ट और ओमिशन है, तो उससे आपका ऑफर प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं होगा। एक्ट तो हो गया कि मैं आपको वापस कर दूं, मैं आपको बोल दूं कि हाँ मैं आपके ऑफर को कबूल करता हूं। और ओमिशन क्या होगा, ओमिशन जैसे ए ने बी को प्रपोजल ये दिया कि आप मेरी गाड़ी को 10 लाख में खरीदना चाहते हैं, और ए ने साथ में ये बोल दिया कि अगर आप, हाँ आप मेरी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, और अगर आपने 10 घंटे तक कोई मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैं ये मान लूंगा कि आपने मेरा ऑफर कबूल कर लिया। या इसका और एक सिंपल एग्जांपल हम दे देते हैं कि बी के पास 3 तरीके के, बी के पास ए सी और डी, या ए बी सी ने डी को ऑफर दिया, ए ने ऑफर दिया डी को, बी ने ऑफर दिया डी को, सी ने ऑफर दिया डी को कि हम अपनी अपनी कार आपको बेचना चाहते हैं। सी ने क्या बोला, सी ने ये बोला कि आप, अगर मेरा ऑफर आपको कबूल है तो आप ए और बी को मना कर दो कि मैं तुम्हारे ऑफर को कबूल नहीं करता। तो सी ने डी को ये बोला कि अगर आपको ओमिशन करने के लिए बोला कि आप ओमिट करो और आप वो काम मत करो, मतलब ए और बी का प्रपोजल एक्सेप्ट मत करो, तो मेरे प्रपोजल की वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। मेरे प्रपोजल की एक्सेप्ट मतलब मैंने डी को किसी काम करने से ओमिट कर दिया, तो मेरे प्रपोजल की वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अब आपने क्या किया, उन दोनों को मना करके आपने सी के ऑफर की एक्सेप्टेंस शो कर। तो एक्सेप्टेंस आप एक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, बोलकर, ओमिट कोई काम करने से आप ओमिट कर रहे हो उससे भी शो कर सकते हो, लेकिन दोनों केसेस में आपकी इंटेंशन टू कम्युनिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जो ये एक्सेप्टेंस है, और ये शायद ये आयुषी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि ये कंप्लीट कब होती है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, और प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस या रिवोकेशन कंप्लीट कब होती है।
तो आज हम उस सेक्शन 4 में उस बात को पढ़ते हैं। देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। सबसे पहली बात तो हम प्रपोजल, अब इन शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको डेफिनेशन इसलिए मैंने समझाई थी कि अब यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड्स आएंगे, प्रपोजल, प्रॉमिस, रिवोकेशन, तो आपको पता होना चाहिए प्रपोजल क्या है। ए ने बी को ऑफर दिया, तो ये कह रहा है कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाता है कि जब जिसको मैंने भेजा है उसकी नॉलेज में वो आ गया। अब मैंने आपको एक शब्द बताया था, शब्द क्या था वो? सिग्निफाई। सिग्निफाई। Signify. ये सिग्निफाई जो शब्द है ये यहाँ पर है कि जब सिग्निफाई मतलब मैंने उसकी नॉलेज में उस बात को पहुंचा दिया है। तो जब प्रपोजल सामने वाले की नॉलेज में पहुंच गया, जिसको किया गया था, तो वो प्रपोजल कंप्लीट माना जाता है कि हाँ जी वो प्रपोजल अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये तो है प्रपोजल का केस। लेकिन अभी हमें इससे आगे पढ़ना है एक्सेप्टेंस क्या होता है। प्रपोजल, क्योंकि प्रपोजल तो ए से बी में गई, लेकिन यहाँ पर आप देखिए शब्द, यहाँ पर प्रपोजल के केस में कहीं पे भी वर्ड प्रोमिसर और प्रॉमिस ही नहीं लिखा हुआ है। देखिए आप जो ड्राफ्टर है उनकी इंटेंशन को समझे। यहाँ पे क्या लिखा है? द कम्युनिकेशन, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ स्क्रीन। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। क्योंकि काउंटर प्रपोजल के केस में तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। पहले अगर मैंने सामने वाले को प्रपोजल दिया, तो जैसे उस तक पहुंचा और उसने काउंटर प्रपोजल दे दिया, तो मेरे लिए प्रपोजल हो गया। तो दोनों ही केस के अंदर इट इज अ प्रपोजल ओनली। फर्स्ट केस में प्रपोजल था, सेकंड केस में काउंटर प्रपोजल हो गया। लेकिन काउंटर प्रपोजल आल्सो अ प्रपोजल। तो उस केस में क्या होता है कि उसको कंप्लीट कब माना जाएगा? जब सामने वाले की नॉलेज में वो बात पहुंच चुकी है, जिसकी नॉलेज में जिसको हमने वो ऑफर या प्रपोजल दिया था। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो कंसेप्ट है वो बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये कंसेप्ट आप ध्यान से समझेगा। देखिए, अब हम ए को एक बार प्रपोजर मानते हैं और बी को हम प्रॉमिसी मानते हैं। ठीक है, अब एक बार आप सेक्शन पे मत जाओ, अब अपना कॉमन सेंस यूज करो, और आप जो कॉमन सेंस से सोचोगे आंसर वही होगा। अभी हमने पढ़ा नहीं है, देखिए कि प्रपोजल कंप्लीट कब होता है। ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी तक वो प्रपोजल पहुंच गया, प्रपोजल का काम कंप्लीट हो गया, प्रपोजल की नॉलेज सामने वाले को मिल गई, प्रपोजल कंप्लीट हो गया। अब कंसेप्ट आता है कि एक्सेप्टेंस का क्या रहेगा। एक्सेप्टेंस हमेशा दो लोगों के अगेंस्ट में कंप्लीट होती है, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टियां हैं, तो दो के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है। सबसे पहला तो है ए और दूसरा है बी। देखिए, ए के केस में आज ए अपने ऑफर को कब तक वापस ले सकता है? आज अगर ए अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है तो कब तक रिवोक कर सकता है? वो जब तक रिवोक कर सकता है जब तक बी मंजूरी देकर अपनी एक्सेप्टेंस को अपने यहां से रवाना ना करे। क्योंकि आज जैसे आपको मैंने ऑफर दिया, ठीक है, ये क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, अभी हम लेटर और पोस्ट कार्ड के टाइम पे चल रहे हैं, अभी आप इसको आज के टाइम पे मत लगाना। तो जब ए ने बी को लेटर भेजा किसी चीज के ऑफर के लिए, तो बी के पास वो लेटर पहुंच गया, बी के पास लेटर पहुंचा और उसने लेटर पढ़ा। अब उसने क्या सोचा कि मैं, ऑफर तो अच्छा है, 10 लाख के अंदर एक मुझे 30 लाख की गाड़ी मिल रही है, तो मैं परचेज कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ए ने जो ऑफर दिया, ऑफर अच्छा है। लेकिन जिस दिन वो अपना लेटर लिखने वाला था, प्रपोजल तो कंप्लीट हो गया, जैसे ही लेटर बी के पास पहुंचा, ए ने ये चीज सोची कि यार गाड़ी अपनी 30 लाख की है, अपने 10 लाख में बहुत उसको कम प्राइस में बेच रहे हैं, अपने इसको कम से कम 25 लाख में तो बेचेंगे। तो ए क्या करता है, एक ए बी को एक चिट्ठी और लिखता है। एक चिट्ठी और लिख के क्या, क्योंकि अब तक इट इज अ स्टेज ऑफ प्रपोजल ओनली। ध्यान रखिए, अभी तक स्टेज केवल प्रपोजल की ही चल रही है, स्टेज प्रपोजल से आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि बी ने अब तक अपनी एक्सेप्टेंस रवाना नहीं करी है। और जब एक ही स्टेज चल रही है, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दी हुई स्टेज ही चल रही है, तब तक वो उस स्टेज से वापस आया जा सकता है। अब क्या होता है कि बी जब 3 दिन के बाद अपनी एक्सेप्टेंस भेजने के बारे में सोचता है, तब दूसरे ही दिन ए का एक चिट्ठी और बी के पास आ जाती है, और चिट्ठी में लिखा है कि देखो यार, तुम्हें मैंने बहुत सस्ते में बात कर दी, एक्चुअली इतने कम में तो बहुत हो जाएगा, इसकी 25 लाख प्राइस रहेगी। तो अब पहला तो एक ऑफर आया, उसके साथ मैंने दूसरा ऑफर दे दिया, तो पहला ऑफर जो कि था वो हो गया खत्म, और अब नया ऑफर आ गया 25 लाख का। तो अब क्या होगा, अब बी के पास
जो एक्सेप्टेंस देने की बात है वो एक्सेप्टेंस देने की बात आएगी 25 लाख के ऑफर की, ना कि 10 लाख के ऑफर की थी, क्योंकि ए ने 25 लाख का ऑफर देके 10 लाख के ऑफर को रिवोक कर लिया, 10 लाख के ऑफर को रिवोक कर लिया और 25 लाख का ऑफर दे दिया। तो अब जब बी तीसरे दिन अपनी एक्सेप्टेंस को रवाना करेगा तो वो एक्सेप्टेंस 10 लाख की नहीं करेगा, वो एक्सेप्टेंस रवाना करेगा 25 लाख वाले चिट्ठी की, क्योंकि पहले वाली चिट्ठी तो रिवोक हो चुकी है, वो तो ऑफर रिवोक हो गया, वो 25 लाख का उसने दे दिया। अब क्या होता है, बी अपनी एक्सेप्टेंस को रवाना करता है। जैसे ही बी ने अपनी एक्सेप्टेंस रवाना करी, उस केस में ए के अगेंस्ट में वो प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही बी ने अपनी एक्सेप्टेंस रवाना करी, ए के अगेंस्ट में वो प्रपोजल कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब ए अपने प्रपोजल को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस रवाना कर दी है। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस रवाना कर दी है, तो ए के अगेंस्ट में वो प्रपोजल अब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बी कहेगा कि जी मैं तो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका हूं, मैंने तो चिट्ठी यहां से रवाना कर दी, अब चिट्ठी रवाना कर दी, वो चिट्ठी वापस नहीं होगी, मैं तो पोस्ट ऑफिस में उसको डाल आया। अब ए अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता, लेकिन जो राइट हमने ए को दिए थे अपने ऑफर को रिवोक करने के लिए, जब तक वो बी के अपनी एक्सेप्टेंस रवाना नहीं करता, एक्सेप्टेंस मतलब प्रोमिसी के केस में उसकी एक्सेप्टेंस रिवोक करने का जो कंसेप्ट है वो तब तक रहता है जब तक वो चिट्ठी ए के पास नहीं पहुंचती। जब तक ए के पास वो चिट्ठी नहीं पहुंचेगी तब तक बी उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। एक बार वो ए के पास चिट्ठी पहुंच गई, तब दोनों पार्टी से वो एक एग्रीमेंट, वो एक प्रॉमिस बन चुका है, क्योंकि ए के प्रपोजल की नॉलेज बी को मिली, बी ने उस प्रपोजल की नॉलेज के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी। अब जब उसने एक्सेप्टेंस भेज दी तो ए के पार्ट पे तो उसी वक्त वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसने अपनी एक्सेप्टेंस रवाना कर दी। लेकिन जैसे ही वो ए की नॉलेज में पहुंच जाएगी वो एक्सेप्टेंस, बी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, बी के लिए प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा। बताइए कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? सर अगर बी जो एक्सेप्टेंस देगा, अगर वो लेटर ए तक पहुंचा ही नहीं तो उस केस में क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। हमने भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल के केस में क्या पढ़ा था कि टेलीफोन पे जब एक्सेप्टेंस रवाना करनी थी तब वो टेलीफोन ही कट गया, और अगर एक्सेप्टेंस पहुंची ही नहीं तो फिर तो वो प्रॉमिस बना ही नहीं, वो प्रॉमिस बना ही नहीं, क्योंकि उस तक पहुंचे तो बात। अगर उस तक पहुंच गई फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर तो आपका प्रॉमिस बन चुका है, अब दोनों प्रॉमिस से बाउंड हो गए, अब आप प्रॉमिस को वापस नहीं ले सकते, प्रॉमिस से तो आप बाउंड हो गए हो। एक्चुअली ये सब जो थे ये तो चिट्ठी पत्री का मामले में हुआ करता था, जब हम लेटर्स या पोस्ट कार्ड शेयर करते थे। आजकल तो डायरेक्ट ईमेल और उसमें होता है, और जहां ईमेल की बात आती है या जैसे मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो वहां पर व्हाट्सएप पे आपका ब्लू टिक आ जाते हैं और ईमेल के ऊपर आपका सेंट रिपोर्ट आ जाती है, तो दोनों ही केस के अंदर ये श्योरिटी हो जाती है कि सामने वाले तक ये पहुंच गई, ठीक है, और उसकी नॉलेज के अंदर वो चीज आ गई। तो अब हम जब एक्सेप्टेंस को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है कि प्रपोजर के अगेंस्ट में, मतलब इस ए के अगेंस्ट में कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, प्रपोजर के केस में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जब बी ने ए को वो चिट्ठी रवाना कर ली है टू हिम सो एज टू द आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। जब मैंने, क्योंकि आज जब आप मुझे अगर दूसरा ऑफर भेज देते हो तो मैं कहूंगा जी मेरे से तो मैंने चिट्ठी रवाना कर दी, क्योंकि आपने मुझे पहला ऑफर भेजा, आपने पहला प्रपोजल भेजा, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, और अब मेरे से जब चिट्ठी रवाना हो गई तब उस एक्सेप्टेंस को मैं रोक नहीं सकता, वो तो मेरे यहाँ से निकल गई, और निकल गई तो आपके अगेंस्ट में तो वो कंप्लीट हो गया प्रॉमिस। अब एक्सेप्टर के लिए कब होगा? जब उसकी नॉलेज के अंदर वो आएगा। अब इसके बाद कई जगहों पे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जी चिट्ठी तो मेरे पास पहुंच गई, मैंने पढ़ी ही नहीं, फिर ये भी तो हो सकता है चिट्ठी मेरे पास पहुंच, क्योंकि आप में से किसी का डाउट आया नहीं तो मैं वो बता देता हूँ कि चिट्ठी तो मेरे पास पहुंच गई, मुझे पोस्ट मतलब 1872 का ही हम टाइम पीरियड अगर देखें तो मुझे प्रपोजल, मैं ए था, मैंने प्रपोजल दिया, प्रपोजल एक्सेप्ट होकर मेरे पास आ गया, लेकिन वो जो चिट्ठी थी वो मैंने नहीं खोली, चिट्ठी मैंने नहीं खोली। अब मुझे जब तक मैंने चिट्ठी नहीं खोली तो क्या मेरे ऊपर सेक्शन 4 का जो ये क्लॉज लगा हुआ है एक्सेप्टेंस कंप्लीट करने वाला, तो क्या वो हो जाएगा?
उसका जवाब है नो नहीं। सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि वर्ड यहाँ पर क्या है, वर्ड यहाँ पर रीच नहीं है, वर्ड है नॉलेज। मेरी नॉलेज में तो तब आएगा जब मैं उसको पढ़ूंगा। मेरी नॉलेज में अगर वो नहीं आया है तब तक मुझे क्या पता है कि आपने एक्सेप्टेंस भेज दी। इसके ऊपर कई बार इंटरव्यू या मेंस के ऊपर कहीं ये सवाल पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, किसी जुडिशरी में पूछा गया था। वहां पर उन्होंने ये भेजा कि ए के पास, मतलब ए प्रपोजल था, उसके पास दो चिट्ठियां आई। पहली चिट्ठी में तो प्रपोजल का जो उसका ए का जो ऑफर था उसके एक्सेप्टेंस के ऊपर था, और दूसरी जो चिट्ठी थी वो चिट्ठी थी काउंटर प्रपोजल की। अब इस केस के अंदर बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, इस केस के अंदर जो चिट्ठी पहले पढ़ी गई है वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसने एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पहले पढ़ ली तो प्रॉमिस कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरी नॉलेज के अंदर आ गया। अब काउंटर प्रपोजल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर काउंटर प्रपोजल वाली चिट्ठी मैंने पहले पढ़ ली तो उस केस के अंदर वो प्रपोजल की स्टेज पे ही रह जाएगा, फिर मैं उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस करूंगा। बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? शिवांकर, शिवम, क्लियर है आयुषी, सर, क्लियर है। शिवांकर सर क्लियर है? क्लियर है। वेरी गुड आयुषी। रेणुका? तो इस चीज को ध्यान रखना, मैंने आपको 4 और 5 दोनों एक साथ ही समझा दिया। अब हम 5 को भी एक बार समझ लेते हैं, जो कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की बात करती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्टर और प्रॉमिसर कुछ नहीं लिखा, जिसके अगेंस्ट में वो रिवोकेशन दी गई है, मतलब बी के अगेंस्ट में अगर रिवोकेशन दी गई है, वो कंप्लीट कब मानी जाएगी, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made so as to be the power of the out of the who makes it। जब देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, जो रिवोकेशन का कंसेप्ट होता है ना, रिवोकेशन का कंसेप्ट इस चीज के ऊपर करता रिवॉल्व करता है कि जब मैंने इधर से तो ऑफर दिया और उस ऑफर को मैं रिवोक करना चाहता हूं, तो मेरे केस में तो रिवोकेशन तब कंप्लीट मानी जाएगी जब मैंने अपने यहां से उस चिट्ठी को रवाना कर दिया रिवोकेशन की, और बी के लिए रिवोकेशन तब मानी जाएगी जब बी के नॉलेज में वो चिट्ठी आ जाए। ठीक है, बस रिवोकेशन का ये कंसेप्ट है। द रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द पर्सन, ये अगेंस्ट पर्सन है, हु मेक्स इट। एज अगेंस्ट द पर्सन मतलब ए के लिए रिवोकेशन तब कंप्लीट मानी जाएगी व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom इट इज मेड, बी सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। क्योंकि ए ने अगर रवाना कर दिया तब उसकी पावर से बाहर हो गया उस चिट्ठी को वापस लेना, रिवोकेशन वाली। और अगेंस्ट द पर्सन मतलब बी टू whom इट इज मेड when it is come to his knowledge, जब बी के नॉलेज में आएगा तो उसके लिए कंप्लीट होगा। बताइए, सेक्शन 3 और 4 आपको आज समझ में आया? सर अगर ए ने पहले तो 10 लाख का ऑफर दिया, ठीक है, ठीक फिर है, उस बी को वो मिल गया, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस डाल दी और वो ट्रांसमिशन में है और उसके आउट ऑफ रीच पे है। अपन तो ये मानेंगे कि जो ए है उसको उसने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि वो अब तो उसके हाथ में ही नहीं है। हाँ, ए के अगेंस्ट Suppose प्रॉमिस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल है ना। पर जब ए है वो अगर रिवोकेशन की भी कम्युनिकेशन कैरी करता है तो वो भी तो ट्रांसमिशन में ही है, उसके आउट ऑफ इसमें ही है। तो सर इसमें कौन से को माने जाएंगे हम, एक्सेप्टेंस को कि ए के रिवोकेशन को? तुम्हारे क्वेश्चन इतने हैं कि तुम थोड़ा सा वेट नहीं करोगे। चलो सेक्शन 5 भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तुम्हारा, अब तो खुद ही आंसर बताओगी इसका। सेक्शन 5 को पढ़ो, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अब देखो क्या लिखा है, a proposal may be revoked anytime before the communication of acceptance is complete against the proposer। अब प्रपोजर के अगेंस्ट में जब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगी उससे पहले पहले मैं मेरे ऑफर को रिवोक कर सकता हूं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि सर प्रपोजर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होती, ये कहां लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है सेक्शन 4। The communication of acceptance is complete against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor। मतलब acceptor ने जब अपनी acceptance रवाना कर दी उसके बाद proposer अपने ऑफर को, proposal को रिवोक नहीं कर सकता है, उससे पहले कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता है।
क्योंकि सेक्शन 5 उसको ये करने से रोकता है, क्योंकि सेक्शन 5 में लिखा है, अ प्रपोजल मे बी रिवोक एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले वो कभी भी रिवोक कर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो जाती है? जैसे ही प्रॉमिसी अपनी एक्सेप्टेंस को रवाना करता है, उसके बाद नहीं। और डिटेल में समझना चाहते हो तो इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं 1 मिनट में। A proposes by a letter sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal by a, सिंपल है, A ने B को प्रपोजल दिया मेरा मकान खरीद लो, और B ने उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस पोस्ट के द्वारा भेज दी। सिंपल ट्रांजैक्शन है। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। A में रिवोक हिज प्रपोजल, A प्रपोजर जो है, एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन B पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब तक B अपनी चिट्ठी रवाना नहीं करेगा उससे पहले A अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। B में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट द लेटर ऑफ कम्युनिकेशन सॉरी एक सेकेंड, लेटर ऑफ कम्युनिकेशन रीचेज A बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। मतलब सिंपल सा है, एक लाइन के अंदर डिफरेंस ये है कि जब तक आपके अगेंस्ट में प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक आप उस प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो, उसके बाद में आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। अब क्लियर हुआ रेणुका? यस। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। सर इसमें हाँ हम शिवांकर बताओ। रेणुका पूछ ले। नहीं, शायद विशाखा का क्वेश्चन था या आयुषी थी, किसका क्वेश्चन है? बताओ। इसमें मतलब हम टाइम देखेंगे कि रिवोकेशन के पोस्टिंग का टाइम और एक्सेप्टेंस के पोस्टिंग का टाइम। हाँ, हमेशा एक्सेप्टेंस पहले होना चाहिए। आप तभी मतलब रिवोकेशन पहले होना चाहिए एक्सेप्टेंस के। रिवोकेशन आपके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है तब तक आप अपने कुछ भी, चाहे वो ऑफर हो, चाहे वो प्रपोजल हो, और चाहे एक्सेप्टेंस, आप रिवोक कर सकते हो। प्रपोजल के केस में एक्सेप्टेंस रवाना होना जरूरी है, और एक्सेप्टेंस के केस में प्रपोजर के पास उस एक्सेप्टेंस की नॉलेज होना जरूरी है। उससे पहले आप अपनी चीजों को रिवोक कर सकते हो, उसके बाद नहीं। सर ये जो नॉलेज की जो बात है, ये जो सेक्शन 4 का जो इलस्ट्रेशन बात करता है, इसमें बात कर रहा है कि अगर हमें लेटर रिसीव भी हो जाता है तो हाँ। भी वो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गया है। A proposes by a letter to sell a house to be the communication proposal complete when B receives the letter। ये receives का सेंस यहाँ पर नॉलेज वाला ही है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर शब्द जो नॉलेज है ना शुभांकर, उस नॉलेज में यहाँ पर, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो आपके समझने को बनाया गया है, लेकिन शब्द तो ये नॉलेज ही है ना, शब्द नॉलेज ही है, तो उसको तुम रिसीव करने पे मत ध्यान दो तुम ये, क्योंकि यहाँ पर रिसीव करने का मतलब ये कि रिसीव करके उसने पढ़ लिया, क्योंकि इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है। मेन सेक्शन क्या कहता है कि नॉलेज में आना जरूरी है। और जब तक तुम एक खुद ये चीज मुझे सोच के तुम बताओ कि आज अगर तुमने मुझे एक ऑफर दिया, मैं तुम्हें या जैसे एक एग्जामिनर है, एग्जामिनर ने अपने स्टूडेंट को ये बोला कि आप पेपर करो, ठीक है, पेपर करो। अब मैंने एक पेपर आपको सील पैक के अंदर एग्जामिनर ने दे दिया और मैं कहूं कि पेपर कर लो। अब कहोगे सर पहले दिखाओ तो पेपर है क्या, ऐसे बिना उस एनवेलप में बंद के पेपर में कैसे कर दूंगा, मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता है। तो क्या होगा, आप उस पेपर को फाड़ोगे और वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे, और पढ़ के आप देखोगे क्या मुझे ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो क्वेश्चन पेपर आपकी नॉलेज में आया। चिट्ठी जब मैंने रिसीव करी तो मेरे अगेंस्ट में कंप्लीट इस सेंस में होगी कि मैं उसको पढ़ ली, मैंने अब वो मेरे पास होगी, तो आप मेरा वापस नहीं ले सकते। लेकिन जो जो शब्द यहाँ पर नॉलेज है, नॉलेज को मत भूल लो। रिसीव उसने जस्ट आपको एक बार एग्जांपल के तौर पे समझा दिया कि आपका लेटर आपको रिसीव हो गया तो उसके माना जाएगा कि आपका प्रपोजल कंप्लीट हो चुका है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये चीज देखो, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल is complete when B receives the letter. B accepts A's proposal by a letter sent by post. The communication of acceptance is complete as against A when the letter is posted, as against B when letter received by A. अब A क्यों, वहां उसने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू पे बोला है, वो रिसीव के ऊपर नहीं है।
नॉलेज में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें इस पे केस लॉ बता दूंगा, मुझे अभी एग्जैक्टली वो केस याद नहीं आ रहा। जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 चिट्ठियां एक साथ आ गई, एक में काउंटर प्रपोजल था या एक में रिवोकेशन था और एक में एक्सेप्टेंस थी, तो जो उसमें पहले पढ़ी जाएगी वो ही मानी जाएगी। अगर एक्सेप्टेंस की पढ़ी जाती है तो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर काउंटर प्रपोजल रिवोकेशन की पढ़ी जाती है तो रिवोकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको केस में कल एक देख के बता दूंगा, मुझे उसके फैक्ट्स तो याद है लेकिन केस का नाम याद नहीं है, तो मैं कल आपको आइडिया दे दूंगा। लेकिन आप जनरल अपने ब्रेन के अंदर ये कंसेप्ट को बैठा के रखो कि अगर सामने वाले व्यक्ति को जब तक आपकी एक्सेप्टेंस और ऑफर की, एक्सेप्टेंस के केस में तो रवाना होना जरूरी है, अदरवाइज दोनों केसेस के अंदर आपका क्या बोलते हैं नॉलेज में सामने वाले के आना जरूरी है, चाहे वो एक्सेप्टेंस चाहे वो प्रपोजल के केस में हो तो भी सामने वाले की नॉलेज में आना जरूरी है, और अगर एक्सेप्टेंस का केस हो तो प्रोमिसर की नॉलेज में आना जरूरी है। जब तक वो नॉलेज में नहीं आएंगे तब तक मानी जाएगी, लेकिन हाँ प्रोमिसर के अगेंस्ट में जो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने वाली बात है, वो जब प्रॉमिस ही रवाना करता है तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है। बताइए कोई और डाउट बचा है? सर अगर दोनों तीनों चिट्ठी अगर एक साथ जाती है तो सामने वाले को क्या पता चलेगा उसने कौन सी पढ़ी? हो तो अपनी मर्जी से कोई सी भी पढ़ लेगा। जो पढ़ लेगा वही हो जाएगी। अरे तो आयुषी ये कंसेप्ट पुराना चल रहा है, आज के टाइम में तो, और आज के टाइम में भी इनफैक्ट यही है कि जो पहले पढ़ी गई वो ही है, क्योंकि हमारा जो कानून है वहां पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जी उन्होंने तो सिंपल बात बोली कि जैसे आपके नॉलेज में आया वो ऑफर कंप्लीट हो गया, जैसे ही सर आपके अगर वो नॉलेज में आया। तीनों पढ़ ले और फिर ऐसे बोलते कि मैंने तो एक ही पढ़ी है। वो आयुषी अब वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर चला जाता है, वो एविडेंस सेक्ट में चली जाएगी, फिर बात है कि वो प्रूव करनी पड़ती है पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई। वो तुम अभी उसमें काउंटर क्वेश्चन में मत जाओ, अभी तुम कंसेप्ट को समझो, तो फिर तुम्हें 2-3 चीजें मुझे और बतानी पड़ेगी उसके लिए, तो वो तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगी। आप सिंपल सा समझो कि जैसे ही नॉलेज हो गई, ऑफर आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया और आप एक प्रॉमिस में एंटर हो गए। ठीक है, ओके बताइए सर। शिवम, Yes, sir. क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? No, sir, no doubt. आयुषी पूछ लिया, शुभांकर, विशाखा, रेणुका, नो सर। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, तो कल हम कंटिन्यू करते हैं। मैं हाँ बताओ विशाखा। मेरा नहीं है। अच्छा कोई, तो और अगर कोई भी मैं अभी तो आपको स्लाइड्स भेज देता हूँ, तो आप ये स्लाइड्स देख लीजिएगा। और कंसिडरेशन वाला पार्ट मैंने आपको बताया, जब हम आगे अभी पढ़ेंगे सेक्शन 25 तो मैं आपका कंसिडरेशन स्टार्ट कर दूंगा। अभी हम डायरेक्ट शुरू करते हैं, तो फटाफट हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और वो कवर करें, क्योंकि अब आपका बेस मैंने क्लियर कर दिया है। अब अपने डायरेक्ट वर्ड्स के ऊपर जाएंगे और फटाफट उसको हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।